For latest videos and updates, subscribe our channel. मेरा नाम है सौरभ और हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ लिया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन में अपना शियर स्ट्रेन का टॉपिक बचा हुआ था, वो अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन कब आता है? शियर स्ट्रेन आएगा अगर अपन लोड लगाएंगे किसी मटेरियल में। लोड लगेगा पैरेलल, ये अपने पास मटेरियल हो गया और इसमें अपन लगा रहे हैं पैरेलल लोड P। इसके कारण इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा और वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लाएगा? शियर स्ट्रेस। इसकी जो शेप चेंज होगी उसको कौन डिनोट करेगा? शियर स्ट्रेन। ABCD, ये C फाइबर, इस फोर्स के कारण ये C फाइबर किधर चला जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा और D फाइबर आ जाएगा अपने पास इधर। इसकी शेप चेंज किस फॉर्म में हो रही है? इसकी शेप चेंज हो रही है एंगल की फॉर्म में। तो ये जो एंगल है अपने पास फाई, ये जो अपने पास एंगल है फाई, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस एंगल को? कैलकुलेट कर सकते हैं अपन tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बोल दो लंब अपॉन आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। लंब हो गया अपने पास CC डैश और B हो गया अपने पास CB। तो वैल्यू आ गई CC डैश अपॉन CB। ये एंगल बहुत छोटा है तो tan फाई के एक्सपेंशन से tan फाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? फाई आ जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू फाई है CC डैश अपॉन CB। इसी वैल्यू को याद रखना है, अगले चैप्टर्स में भी अपने काम आना है शियर स्ट्रेन, और आगे भी हुक्स लॉ में भी काम आएगा ये फाई। तो शियर स्ट्रेन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपन? फाई से। ये अपने पिछली क्लास का टॉपिक रह गया था। अब अपन देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनाया जाता है? स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व किसकी हेल्प से बनता है? ये बनता है लोड इलोंगेशन डायग्राम, और लोड इलोंगेशन डायग्राम बनता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इस पर अपन परफॉर्म करेंगे टेंसाइल टेस्ट, और टेंसाइल टेस्ट से जो डाटा निकल के आएगा, टेंसाइल टेस्ट से जो डाटा निकल के आएगा उससे क्या बनेगा? लोड इलोंगेशन डायग्राम। टेंसाइल टेस्ट में स्पेसिमेन यूज आता है। उस स्पेसिमेन की शेप कैसी होती है? इस तरह का एक स्पेसिमेन होता है। ये हो गया स्पेसिमेन, जिसमें ये होगा अपने पास इसका एरिया, ओरिजिनल एरिया A0, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जो वर्किंग लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं अपन? गेज लेंथ भी बोल देते हैं। तो ये हो गई अपने पास गेज लेंथ। इसको अपन डिनोट कर देते हैं L0 से। A0 एरिया और L0 गेज लेंथ अपने पास होगी। ये स्पेसिमेन होगा, इसके डायमेंशन फिक्स होते हैं, वो डायमेंशन अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये टेंसाइल टेस्ट इस स्पेसिमेन से किस पर परफॉर्म होगा? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर। और अपने को जो डाटा मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? लोड इलोंगेशन कर्व। इस लोड इलोंगेशन कर्व की हेल्प से अपन कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे आएगा? लोड में अगर अपन एरिया का डिवाइड लगा दें और इलोंगेशन में अपन लेंथ का डिवाइड लगा दें, ओरिजिनल लेंथ का, तो लोड अपॉन एरिया तो बन जाएगा स्ट्रेस, और इलोंगेशन अपॉन में लेंथ बन जाएगा अपने पास स्ट्रेन। तो इसमें अपन डिवाइड लगा देते हैं किसका? A0 का, और इलोंगेशन में किसका डिवाइड लगा देते हैं अपन? L0 का। ये हो गया A0 का डिवाइड और ये हो गया L0 का डिवाइड। ये अपने पास क्या बन जाएगा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये जो स्पेसिमेन है, ये अपन ने किसका लिया है? माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अपन देख लेते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर लोड इलोंगेशन कर्व आएगा, उसकी हेल्प से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा। वो कुछ बनता है ऐसा। ये हो गया अपने पास x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। इस पर लिख देते हैं अपन स्ट्रेस, और स्ट्रेस आया कैसे? लोड अपॉन में A0, और ये हो जाएगा अपने पास स्ट्रेन। कर्व होता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कर्व। इसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो अपने को नोट करने हैं और याद भी रखने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है।
कौन कौन से पॉइंट होंगे? एक तो पॉइंट होता है ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया ए, एक हो गया बी। ए पॉइंट कौन सा होता है? ए पॉइंट पर ये लाइन जो है अपने पास, ये कैसी है? बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, कर्व नहीं है ये। तो यहां से लेकर यहां तक की लाइन जो ए वाले पॉइंट पर लाइन खत्म होती है, इस ए पॉइंट को अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तो ए पॉइंट क्या हो गया अपने पास? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये जो बी पॉइंट है ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट तक स्ट्रेस लगाने पर, या स्ट्रेस किससे आता है? लोड से। इस लिमिट तक का लोड अप्लाई होने पर अगर लोड को रिमूव कर दिया जाए तो मटेरियल अपनी पुरानी शेप गेन कर लेता है। तो इस बी पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, बी सी, और ये हो गया डी। सी यहां से यील्डिंग स्टार्ट होती है और ये यील्डिंग स्टॉप होती है। यील्डिंग स्टार्ट और स्टॉप का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, सी से डी तक स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है लेकिन स्ट्रेन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तो सी वाला पॉइंट कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट और डी वाला कहलाएगा लोअर यील्ड पॉइंट। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वैल्यू के पॉइंट्स दिए होते हैं और मैच करने को भी आ जाते हैं। मैच वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें या नंबरिंग दे दी जाती है नीचे। डी हो जाएगा लोअर यील्ड पॉइंट। फिर उसके बाद है डी के बाद ई। ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या होगा? यहां पर अपने को दिख रहा है स्ट्रेस कैसा है अपने पास? मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट हो गया अपने पास। ये ई पॉइंट कैसा है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इस ई पॉइंट का नाम होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, सी से डी यील्डिंग हो रही थी, वैसे ये ई पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ई पॉइंट पर क्या होता है? ई पॉइंट पर यहाँ पर नेक फॉर्म हो जाती है। इस डायग्राम में जब ये टेस्टिंग मशीन पर लगा रहता है तो इस पोजीशन पर, जैसे ये डायग्राम तो ऐसा है, ये स्पेसिमेन अपने पास ऐसा है और उसमें यहाँ पर इस पॉइंट पर आने पर यहाँ पर नेक फॉर्म हो जाती है। और नेक किस तरीके से फॉर्म होती है? नेक होगी ये एरिया क्रॉस सेक्शन इस जगह पर और ज्यादा कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपन नेकिंग। नेकिंग ऑफ स्पेसिमेन टेंसाइल टेस्ट में यहाँ पर हो जाएगी नेकिंग। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्रैक आना शुरू होगा और वो क्रैक बढ़ते बढ़ते इस जगह पर मटेरियल क्या हो जाएगा? उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट। तो F जो होगा वो हो गया अपने पास फ्रैक्चर पॉइंट या फिर रप्चर पॉइंट, इसी को बोल देते हैं अपन रप्चर पॉइंट। रप्चर पॉइंट। इसके बाद अपन देख रहे हैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जो कंक्लूजन निकल के आता है अपने पास, उसको चेक करने के लिए अपने पास दो टर्म होती है। एक होती है परसेंट एलोंगेशन। परसेंट एलोंगेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और अपन एक कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। तो परसेंट रिडक्शन इन एरिया भी कैलकुलेट किया जा सकता है और परसेंटेज एलोंगेशन। एलोंगेशन कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई है, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई है और इसकी ओरिजिनल पुरानी लेंथ कितनी थी। ये रिडक्शन इन एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? बाद वाला एरिया कम हो जाता है, ये थोड़ा कम हो गया और पहले वाला एरिया ज्यादा था, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। लेकिन जो अपने को चेंज निकालना है तो उसमें फाइनल लेंथ और फाइनल एरिया पता होना चाहिए। जब यह मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा उस कंडीशन में ये जो मटेरियल है इस जगह पर फ्रैक्चर होता है, यहाँ पर नेक फॉर्म हो जाती थी और फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर कौन सी शेप बनती है? कप एंड कोन शेप। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेंशन टेस्ट में जो मटेरियल ब्रेक होता है तो कौन सी शेप बनती है? ये जो शेप है, अगर इसको अपन यहाँ पर देखें तो ये बनती है कुछ इस तरह की। ये हो गया कोन और ये हो गया कप। 45 डिग्री एंगल पर ये ब्रेक हो जाता है शियर स्ट्रेस की वजह से। ये शियर स्ट्रेस की वजह से कैसे होता है 45 डिग्री प्लेन पर, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट जब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे तो अपन पता करेंगे कि माइल्ड स्टील जो फेल होता है वो शियर स्ट्रेस से होता है 45 डिग्री प्लेन पर होता है। परसेंट इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास L
यहाँ से यहाँ तक की गेज लेंथ, फाइनल गेज लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास L डैश, और जो ये एरिया है इसको अपन बोल देंगे A डैश। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो चेंज कितना हो जाएगा L डैश माइनस L नॉट अपॉन में L नॉट इनटू 100, ये हो गया अपने पास परसेंट इलॉन्गेशन। ऐसे ही रिडक्शन इन एरिया कितना हो जाएगा, बाद वाला एरिया कम है और पहले वाला एरिया ज्यादा था, इस बाद वाले एरिया को मैंने क्या बोल दिया A डैश, पहले वाला एरिया ज्यादा था तो चेंज अपॉन ओरिजिनल यानी A नॉट माइनस A डैश अपॉन में A नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, रिडक्शन इन एरिया निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से परसेंटेज इलॉन्गेशन। ठीक है, इसमें अगर परसेंट इलॉन्गेशन की वैल्यू अपनी आती है, परसेंट इलॉन्गेशन अगर अपने पास आता है ग्रेटर देन 15%, तो अपना मटेरियल कौन सा हो जाता है, इफ परसेंट इलॉन्गेशन इज ग्रेटर देन 15%, तो अपना मटेरियल जो होगा मटेरियल विल बी डक्टाइल, और अगर इससे कम रहती है वैल्यू तो मटेरियल कैसा रहेगा, ब्रिटल। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से अपने को पता चलते हैं। ये बनता कैसे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक तो ये कि जब फ्रैक्चर होता है तो कौन सा शेप बनता है, कप एंड कोन शेप। फेल किस वजह से होता है, शियर स्ट्रेस। और ये दो पॉइंट अपन ने देखिए, परसेंट इलॉन्गेशन और रिडक्शन इन एरिया, ये भी कैलकुलेशन में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके बाद देखते हैं अपन हुक्स लॉ। हुक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा था, यहां तक जो लाइन है, यहां से लेकर यहां तक वो कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो हुक्स के अकॉर्डिंग, जो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिजल्ट है, हुक्स के अकॉर्डिंग इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अगर अपने को ऑब्जेक्टिव में इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का ऑप्शन दे रखा है तो अपने को यही क्लिक करना है। हुक्स लॉ कहाँ फॉलो होता है, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अगर ये नहीं दे रखा अपने को ऑप्शन में तो अपन इलास्टिक लिमिट टिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बहुत सारे एग्जाम में प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं दिया होता तो उस केस में अपन इलास्टिक लिमिट कर लिख देंगे, उसको टिक करेंगे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपन पढ़ चुके हैं, नॉर्मल स्ट्रेन भी होता है, शियर स्ट्रेन भी होता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है। इसी तरीके से स्ट्रेस भी नॉर्मल, शियर अलग अलग होते हैं। अगर अपन तीनों तरह के स्ट्रेस को तीनों तरह के स्ट्रेन से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रेस, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस। अगर नॉर्मल स्ट्रेस अपन लिखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपन लिखते हैं सिग्मा से, और इस प्रोपोर्शनल टू कौन सा स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस से नॉर्मल स्ट्रेन, जिसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, और वो क्या होता है, एप्सिलॉन। ऐसे ही बात करें अगर अपन शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, शियर स्ट्रेस ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं अपन, फाई से। ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है, जिसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन v से या डेल्टा v अपॉन v, ये कब आता है, जब चारों तरफ से या तो प्रेशर फोर्स लगे या सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z ये अप्लाई हो, या तो प्रेशर फोर्स लगे या 3 डायमेंशनल स्ट्रेस अप्लाई हो। तो प्रेशर फोर्स अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया अपने पास प्रेशर। सेम यूनिट है इसकी भी प्रेशर की, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अपने पास ये 3 तरह के स्ट्रेस और ये 3 तरह के स्ट्रेन हो गए, ठीक है। तो इनको अब अपन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को अगर अपन हटाते हैं यहाँ से, अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू जी पाई हो जाएगा, और ये p इज इक्वल टू k डेल्टा v अपॉन v होगा, ये k डेल्टा v अपॉन v। यहाँ पर देखें अपन तो e, ये सभी e, g और k क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट, और इस e को बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है, इस e की यूनिट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, अपने पास यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो सिग्मा की यूनिटी e की यूनिट कहलाएगी, क्या होती है उसकी यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी को ही अपन यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। इसी का नाम क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। और जी को बोलेंगे अपन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसमें जो ये आ रहा है इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अभी पिछली क्लासों में जब अपन ने एफएम पढ़ा है इसमें बल्क मॉडुलस यूज आया था, जब अपन ने पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इन सभी यूनिट ई, जी और के यूनिट इक्वल है, क्योंकि एप्सिलॉन, पाई और डेल्टा वी अपॉन वी यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगली क्लासों में अपने को ई, जी और के इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो देखना है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखने हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद एलोंगेशन इन अ बार। एक बार में एलोंगेशन कितना होगा, तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है। अब उसका थ्योरी पोर्शन अब अपन इसी लेक्चर में देख लेते हैं, और न्यूमेरिकल पोर्शन इसके अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अब देखते हैं अपन एलोंगेशन इन अ बार। टॉपिक है एलोंगेशन इन अ यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म बार हो गया अपने पास एक आयरन रॉड। ये अपन ने मान ली एक रॉड जो कैसी है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका, इस पर लोड P लग रहा है, और इस P लोड के कारण इसकी लेंथ जो है वो L0 थी, और बढ़ के कितनी हो गई है, वो बढ़ के इसमें इंक्रीमेंट हो गया है कितने का, डेल्टा L का। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है A एरिया कैसे कैलकुलेट हो सकता है? इसका डायमीटर अपने को गिवन होगा, तो एरिया अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर। अगर कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो L into B हो जाएगा। तो इसमें अपने को कैलकुलेट करना है एलोंगेशन इन अ यूनिफॉर्म बार में। एलोंगेशन क्या होती है? डेल्टा L। तो अपने को फाइंड करना है डेल्टा L। ये सबसे इजी फॉर्मूला है इसका, सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। हुक्स लॉ से हम जानते हैं, यूजिंग हुक्स लॉ the stress is directly proportional to strain। और उसके बाद अपन ने देख लिया सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन A, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है डेल्टा L अपॉन L। यहाँ से डेल्टा L कैलकुलेट किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी PL अपॉन AE। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा L इज इक्वल टू PA अपॉन AE। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, स्टेप वाले बार है, या फिर फोर्स अलग अलग वैल्यूज लगती है जिस पर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना है, ठीक है। और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, ठीक है।